Good morning, everyone. Today is 17th of October 2022, and I am Shivam, an accidental banker but a passionate teacher. So let's get started. I'll be giving you the tour of the contents we have today. First is rupee is not sliding, dollar is strengthening, says Finance Minister Sitaraman in US. FPI withdraw rupees 7500 crore rupees from Indian equity market in October on rate hike concerns. Government is considering extending rupees 35,000 crore PLI schemes to more sectors. The digital banking units to further augment digital infrastructure, says RBI Governor Shaktikant Das. The World Bank offers to take India's digitization to the rest of the world, according to Nirmala Sitharaman. BPCL is on wait and watch mode for strategic disinvestment. The foreign investment in India may reach rupees $475 billion in next 5 years, says the Ernst and Young report. RBI increases oversight on Dhanlakshmi Bank. So these are the news we'll be taking one by one. So let's get started with the first news, that is regarding Nirmala Sitharaman ma'am telling that rupee has not weakened, but it is the dollar that has actually strengthened. So I'll be taking it in Hindi. So ऐसा क्यों बोल रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की रुपी जो है वीक नहीं हुआ है बल्कि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ, क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में अगर हम अपना रुपी को देखें तो एक्सेप्ट इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील जो है रुपी जो है दैट इज़ डूइंग वेल। और जो डॉलर जो है बिकॉज इट हैज़ गॉट जो डॉलर का है 40% स्टेक होता है पूरे ग्लोबल ट्रेड में, वो डॉलर 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को ट्रेड में उसका हिस्सा होता है, इसलिए डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। और राइट नाउ अगर हम डॉलर का देखें तो वो दैट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल तो सिंस ईयर 2000। तो ये अप्रिसिएशन डॉलर का सिर्फ इंडियन रुपी में ही के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ है, बल्कि जैसे अगर हम देखें इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स में तो फिर 6% के अराउंड अप्रिसिएशन हुआ है। हाँ, अगर हम यूरो से कंपेयर करें तो 13% अप्रिसिएशन हुआ, येन से 22% अप्रिसिएशन हुआ। तो ये अप्रिसिएशन क्यों हुआ? क्योंकि जो डोमिनेंस है वर्ल्ड ट्रेड में वो डॉलर का 40% के अराउंड है। तो इसलिए जो रुपी सिर्फ डिप्रिशिएट नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ करेंसी एज ए रुपी ही डिप्रिशिएट हुआ है, बल्कि और सारे कंट्रीज़ का भी करेंसीज डिप्रिशिएट हुए हैं कंपेयर टू द डॉलर, और बहुत ज़्यादा हुए हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द रुपी। और अभी एक्सचेंज रेट क्या है? अराउंड ₹82.35 रुपीज़ पर डॉलर है। लास्ट फ्राइडे जब क्लोज हुआ था तो 82.35 रुपीज़ था पर डॉलर। तो ये जो है ऐसा ठीक है हो रहा है, रुपीज़ कमज़ोर हुआ है, बट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का मानना है कि सी वुड नॉट टेक इट इन दिस डायरेक्शन कि रुपी हैज़ गॉट वीकेंड, बट रादर सी वुड कंसिडर कि जो डॉलर है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है। और कंपेयर टू सारे कंट्रीज़ डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है अभी कुछ टाइम में। तो आरबीआई जो है हमारा, फिर उन्होंने बात किया कि जो है फॉरेक्स रिजर्व्स जो है हमारा जो है वो बहुत वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ द ये जो वॉलेटिलिटी चल रहा है। जैसे कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स था एक साल पहले $642.45 बिलियन था, जो घट करके अब $532.87 बिलियन हो गया। मतलब एक साल में $100 बिलियन जो है आरबीआई ने खर्च कर दिया। तो क्यों किया? क्योंकि जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स का उसे का सप्लाई बढ़ाना पड़ा आरबीआई को, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है डॉलर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है, उस कारण से उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है डॉलर का, इसलिए वो डॉलर स्ट्रेंथन हो गया है। तो एक्सचेंज रेट जो है वो अप्रिशिएट कर गया है, बढ़ गया है, मतलब इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हुआ है। तो डिमांड क्योंकि ज़्यादा है डॉलर का, तो उसको सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई को अराउंड $100 बिलियन को स्पेंड करना पड़ा, मतलब सेल करना पड़ा मार्केट में, ताकि डिमांड और सप्लाई बराबर हो पाए और जो है एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जा सके। इंडिया बेसिकली जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करता है। हाँ, आरबीआई फिक्स नहीं करता है, पर हाँ इट कैन समहाउ विद द इंस्ट्रूमेंट्स इट हैज़ इन इट्स आर्सेनल, इट आरबीआई जो है कैन बाय एंड सेल ए फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ द डॉलर। फिर उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में इन्फ्लेशन के बारे में भी बात किया कि जो इन्फ्लेशन है वो राइट नाउ मैनेजेबल है।
हाँ, और क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है जो हमारे फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि जो जीडीपी है वी एक्सपेक्ट कि जीडीपी 6.8% से ग्रो करेगा। जो हमारे टैक्स रिजीम्स है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, जीएसटी कलेक्शंस है वो बहुत ही रोबस्ट हुआ अभी तक, ठीक है। तो जो हाँ, हमारा जो सीपीआई है राइट नाउ इट हैज़ वो 5 ईयर हाई में है, ठीक है, जो कि 7% था पहले अगस्त में, वो 7.41% हो गया सितंबर में। हाँ, और ऑफ कोर्स वो ब्रीच किया 4 + -2% का जो सीलिंग होता है, मतलब 2 से 6% तक होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट, दैट हैज़ क्रॉस टू 7.41%। बट सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें राइट नाउ टर्की का देखें तो वहाँ डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, मतलब कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसका बहुत ज़्यादा रोल है इन्फ्लेशन में राइट नाउ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इन्फ्लेशन का इश्यूज़ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इशू है, रुपी डिप्रिशिएशन का इशू है, बाकी कंट्रीज़ का भी सेम प्रॉब्लम चल रहा है। इट्स ऑल बिकॉज द डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। तो कंसर्न फिर उन्होंने ट्रेड डेफिसिट के बारे में भी बात किया कि जो एक्सपोर्ट है वो हमारा सिर्फ $25.71 बिलियन हुआ है। हाँ, और इंपोर्ट अगर बात करें तो $61.51 बिलियन हुआ। चाइना से ही अगर हम लोग ट्रेड डेफिसिट का बात करें तो अराउंड $87 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो और ये जो इंपोर्ट हमारा देख रहे हैं कि ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सपोर्ट, इससे भी एक्सचेंज रेट को इश्यूज आते हैं क्योंकि डॉलर का डिमांड ज़्यादा हो जाता है। पर ये बहुत ज़रूरी है, ये इंपोर्ट्स अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इंपोर्ट का तो दे आर बेसिकली रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है, ना कि फाइनल कंजम्पशन के लिए। तो और व्हेन वी इंपोर्ट रॉ मटेरियल तो दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और ये और दूसरा कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिस कारण कि ऑफकोर्स हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। बिकॉज जीडीपी क्या होता है, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो हम सो इन ए क्रस्ट टूल कि हाँ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है ऑफ कोर्स, पर ये ट्रेड डेफिसिट इतने पॉजिटिव नोट में है कि ये इंपोर्ट सिर्फ रॉ मटेरियल का हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ा है बट इट इज़ मैनेजेबल, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही इन्फ्लेशन बढ़ा है, बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत है कि किसी कंट्रीज में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। फिर हाँ, एक्सचेंज रिजर्व हमारा घटा है बट वी हैव स्टिल $532 बिलियन ऑफ एक्सचेंज रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द करेंसी। उसके बाद फिर भी उन्होंने बात किया कि सिर्फ हमारा करेंसी ही नहीं डिप्रिशिएट किया गया है। अगर हम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में देखें तो एक्सेप्ट ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रुपी इज़ डूइंग क्वाइट वेल। फिर यूरोप ने भी डिप्रिशिएट हुआ है, येन बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस टोटल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, हाँ, आवर फाइनेंस मिनिस्टर बिलीव्स कि हाँ इट इज़ नॉट द रुपी दैट हैज़ वीकेंड बट इट इज़ एक्चुअली द डॉलर दैट हैज़ स्ट्रेंथेंड। Next news is regarding the foreign portfolio investors withdraw 7,500 crore rupees from the Indian equity in October on rate hike concerns। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे सारे कंट्रीज़ जो है स्पेशली यूएस जो है फर्स्ट पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर रखा है, ठीक है, फेडरल रिजर्व्स और भी सारे जो सेंट्रल बैंक्स है पूरे ग्लोब में, सब ने, हमारे सेंट्रल बैंक्स ने भी ऑफकोर्स मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग किया, इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को बढ़ाया है। तो ये मेन कारण है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि जो एफपीआई है वो क्या है, डिफरेंस क्या है एफपीआई एफडीआई, क्योंकि आगे चल के हम लोग एक जगह एफडीआई के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एफपीआई बेसिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वो कोई फॉरेन कंट्रीज से हमारे डोमेस्टिक कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ, थ्रू स्टॉक मार्केट्स के थ्रू या फिर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके, मतलब पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, ताकि वो रिटर्न जनरेट कर सके स्टॉक मार्केट के थ्रू ना, या फिर बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड में रिटर्न हो। लेकिन एफडीआई में क्या होता है कि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कोई कंट्री है वो आके यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करेगा, पूरा बिल्डिंग बनाएगा, फिर सब कुछ दैट इज़ प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग, सब कुछ यहीं पे करेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो से लेकर के वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। अगर फॉरेन में जैसे यूएस से कोई यहाँ पे कोई अपना इंडस्ट्री बना रहा है तो दैट इज़ ए काइंड ऑफ एफडीआई, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। वो बिल्डिंग तो उठा के कहीं नहीं ले जा सकता ना, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहा है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली डिफरेंस कि एफपीआई जो है पैसे इन्वेस्ट करता है थ्रू स्टॉक मार्केट, और यहाँ पे एक्चुअली एफडीआई में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अगर हम लोग टाइप ऑफ इन्वेस्टर से बोले तो एफडीआई में एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, और ये पैसे, हाँ, एक बार पैसे डाल दिया फिर भूल गया, फिर हाँ ऊपर नीचे हो रहा है स्टॉक मार्केट, उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अपना,
ठीक है, मतलब गेन जनरेट हो रहा है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट का बोले तो एफडीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, थ्रू स्टॉक मार्केट होता है, थ्रू बॉन्ड होता है, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। एफडीआई में कंट्रोल हाई होता है, एफपीआई में लो कंट्रोल होता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो डिसाइड करता है कि गेन होगा या लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट टर्म में बोले तो ऑफकोर्स एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एफपीआई में। इन्वॉल्वमेंट में बोले तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है कंपनी का, अगर वो सब कुछ सेटअप कर रहा है तो ऑफकोर्स उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, उसका मैनेजमेंट जो है उसके कंट्रोल में होता है, पर वो एफपीआई में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। और अगर हम बात करें तो ये एफपीआई जो है राइट नाउ 7500 करोड़ रुपीज़ विड्रॉ हो गया है, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि एफपीआई इज़ एक्चुअली वॉलेटाइल, ये इतना स्टेबल नहीं होता है। क्यों स्टेबल नहीं होता है? क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज़ अगर कुछ किसी भी तरह का अगर इकोनॉमी में आता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स हो जाते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अपने पैसे लेकर के सेफ जगह में चले जाना चाहते हैं। तो जैसे राइट नाउ जो ऑनगोइंग पॉलिटिकल रिस्क, जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन का, इससे नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप होता है, अनसर्टेनिटीज़ आता है मार्केट में और इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स हो जाते हैं। जो एलिवेटेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो दे नो दैट द सेंट्रल बैंक्स आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इससे अनसर्टेनिटीज़ आता है, पता नहीं क्या इंटरेस्ट रेट आगे चल के रहेगा, एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे। फिर जो है ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड बढ़ता है, प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो जो यील्ड होता है उस वहाँ ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स का उस कंट्री का वो बढ़ जाता है, तो दैट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव रादर दैन जो रिस्की होता है किसी कंट्री में जहाँ पे कि इन्फ्लेशन रेट चेंज हो रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डॉलर्स को अगर हम देखें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, रिसेशन फियर से, ऑल दिस कंडीशंस हैज़ रिजल्टेड इन वॉलेटिलिटी इन द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो अगर हम ट्रेंड के बात करें तो फिर जैसे अक्टूबर मंथ में अभी 3 से लेकर 14 अक्टूबर तक जो पैसे हैं विड्रॉ हुए थे अराउंड 7458 करोड़ रुपीज़ विड्रॉ हुए थे। सितंबर में बोले तो सितंबर में भी विड्रॉ हुआ था 7600 करोड़ के आसपास, देयर वाज अ विड्रॉल। पर उससे पहले का हम देखें अगस्त में, तो एक्चुअली में अगस्त के टाइम में इन्वेस्टमेंट हुआ था, मतलब वहाँ से लोग इन्वेस्ट किए थे इंडिया में, दैट इज़ अराउंड 51,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उससे पहले अगस्त से पहले जाए जुलाई में, तो उस टाइम में भी इन्वेस्टमेंट हुआ था, मतलब जुलाई अगस्त में इन्वेस्टमेंट हुआ, सितंबर अक्टूबर में विड्रॉल हो रहा है। अगर हम जुलाई से पहले का देखें 9 मंथ्स, तो देवर नेट सेलर्स, मतलब कि वो पैसे विड्रॉ किए थे नेट, मतलब पैसे का भी किसी मंथ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी में विड्रॉ कर रहे हैं जुलाई से पहले। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रहा है, कभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कभी विड्रॉल हो रहा है, ऑल बिकॉज जो फैक्टर्स मैंने बोला, जियो पॉलिटिकल रिस्क है, इन्फ्लेशन एलिवेट हो चुका है, ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, रिसेशन का फियर है, ऑल दीज थिंग्स हैज़ क्रिएटेड अनसर्टेनिटीज़। और क्योंकि जब अनसर्टेनिटीज़ होता है तो रिस्क एवर्स होते हैं, फिर फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो लोग चाहते हैं, इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो अपना सेफ साइड में कहीं इन्वेस्ट करे, जो कि अपने होम कंट्री में वो ज़्यादा सेफ रहेंगे अगर वहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच the FPI has been withdrawn and recently around 7500 crore has been withdrawn from the Indian equity market in the month of October. Next is the government considering extending rupees 35,000 crore production linked incentive scheme to the more sectors. तो ये गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लाए थे। बेसिकली इसका एम क्या होता है कि वो गवर्नमेंट जो है कंपनीज़ को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है अगर उसका सेल्स ज़्यादा होता है तो, और पर वो है कि प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होना चाहिए विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, दैट इज मतलब हमारे कंट्री में ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कोई भी तरह का इंसेंटिव क्यों दिया जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा जिससे कि वो कुछ किसी प्रोडक्शन को बूस्ट अप मिले, ये अट्रैक्ट करे फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज़ को, कि वो जैसे एफडीआई का बात कर रहे थे कि वो यहाँ पे आके सेटअप करे अपने यूनिट को। हाँ, और जो लोकल कंपनीज़ है उससे गवर्नमेंट चाहता है इंसेंटिव देके कि वो अपना जो भी यूनिट है उसको एक्सपैंड करे, प्रोडक्शन बढ़े। इससे क्या होगा, अगर एक्सपेंशन होगा, प्रोडक्शन होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा कंट्री में, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी क्या है कि द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट इज़ प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो अगर टेरिटोरियल बाउंड्री में अगर प्रोडक्शन और होगा तो ऑफकोर्स जीडीपी ऑफ द कंट्री बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो फिर इंडिया का रैंकिंग अच्छा होगा वर्ल्ड मार्केट में, इंडिया का रैंकिंग अच्छा होगा तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इनकम ऑफ द कंट्री।
ठीक है। तो इस तरह से, और हमारा जो इंपोर्ट राइट नाउ हम लोग का बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सपोर्ट, हमने देखा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर, और जो इंपोर्ट है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारे होम प्रोडक्शन से। सो ऑल दिस फैक्टर्स टेकिंग टू कंसिडरेशन गवर्नमेंट ब्रॉट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और इन्होंने जो है अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज़ इंसेंटिव के लिए स्कीम रोल आउट किया था, जो कि 14 सेक्टर्स को दिया जाता। 14 सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, ऑटो कंपोनेंट है, वाइट गुड्स है। वाइट गुड्स क्या है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, इन सबको वाइट गुड्स में कंसिडर किया जाता है। तो 14 सेक्टर्स में जो आते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंट सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स, और एडवांस केमिस्ट्री सेल्स एंड स्पेशलिटी स्टील्स, इन सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपीज़ आउटले किया गया था। पर अभी देखा गया कि उसमें से 2 लाख करोड़ में कुछ पैसे बच गए हैं, देयर हैज़ बिन सेविंग्स। तो फिर गवर्नमेंट ना अब सोच रही है कि कुछ जो पैसे सेविंग्स हुए हैं उसको और किसी सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया जाए। तो और ये ऑब्जेक्टिव इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का बस यही है कि डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिकली थिंग्स को मैन्युफैक्चर किया जाए एट ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रेट में। अगर इंसेंटिव्स मिलेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेगा ऑफ कोर्स, तो फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा, एंड दैट विल बी कॉम्पिटिटिव टू कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द गुड्स इन द अदर कंट्रीज़। तो इस तरह से इंडिया विल बिकम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हब। तो बस यही मेन रोल है जिस कारण कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को बढ़ाया जा रहा है। मतलब 14 सेक्टर्स के अलावा और भी सेक्टर्स में इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया गया है, इस कंसिडर सोच रहा है गवर्नमेंट। फिर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू फर्दर ऑगमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेज आरबीआई गवर्नर। अभी हम लोग पता है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है, ताकि जो बैंकिंग है वो सीमलेस बैंकिंग हो सके। हाँ, किसी मतलब कि डिजिटलाइजेशन होगा, मतलब ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें कि बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दैट विल बिकम वेरी इजी, हाँ, फॉर द कस्टमर्स। तो इससे क्या होगा कि बहुत फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होंगे, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा छोटे छोटे एरिया में। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कल 2 लॉन्च किया गया डिजिटल बैंकिंग यूनिट, तो दैट विल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन उस जैसे जगहों में, ठीक है। प्रोवाइडिंग बैंकिंग सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड किया जाएगा वो पेपरलेस होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, फास्ट होगा, सेफ होगा और सिक्योर एनवायरनमेंट में होगा। और इसमें बहुत सारे सर्विसेज जो है जो सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड ही रहेंगे, जैसे सेविंग्स डिपॉजिट क्रिएट करना, लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट का काम, इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का, ये सारे चीज़, टैक्स फाइलिंग का, दैट विल बी एबल टू बी डन ईजिली इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। और हमारे यूनियन बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने मतलब 2022-23 के बजट में उन्होंने डिसीजन लिया था कि दे आर गोइंग टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, और इसी के अकॉर्डिंग आरबीआई ने गाइडलाइंस को इशू किया। उसके बाद हम जो हमारे जो गवर्नर है वो बहुत ही खुश है दैट कि दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है मिल करके दे टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लॉन्चिंग डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। हाँ, जिसमें कि एचडीएफसी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है ये सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया डिजिटल बैंकिंग यूनिट ओपन करने में, और पब्लिक सेक्टर में एसबीआई ने। सो बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर हैज़ डन वेल इन प्रमोटिंग द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक ऑफर्स टू टेक इंडियाज डिजिटाइजेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि आईएमएफ ने इंडिया का बहुत बड़ाई किया कि हाँ वी हैव डन वेल इन प्रमोटिंग डिजिटाइजेशन। हाँ, और हम लोग अभी जस्ट अभी हम लोग पढ़ रहे थे जिस तरह से डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को भी इस्टेब्लिश किया गया है वो फॉर प्रमोटिंग बैंकिंग सेक्टर। तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रिशिएट किया है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश है दैट इंडिया हैज़ डन सो वेल एंड इन सच ए शॉर्ट टाइम पीरियड we have been able to achieve digitization and फ्लरिश डिजिटाइजेशन इन द इंटायर कंट्री। सो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेमेंट में ही हमसे बैंकिंग सेक्टर या पेमेंट मोड में ही डिजिटाइजेशन हुआ है, एजुकेशन में डिजिटाइजेशन हम देखे कोरोना में किस तरह हमने ऑनलाइन क्लासेस ले करके पूरे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर को इफेक्ट होने नहीं दिए। उसके बाद फिर हेल्थ सेक्टर में भी डिजिटाइजेशन हुआ है। कोविन जो ऐप आया था दैट was used in tracking the COVID patients. So ये बहुत ही रॉबस्ट था हमारा डिजिटाइजेशन।
एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, बैंकिंग, सारे सेक्टर्स में इट हैज़ प्लेड ए ग्रेट रोल। एंड द वर्ल्ड बैंक थिंक्स कि हाँ, इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके ये डिजिटाइजेशन को और सारी कंट्रीज़ में भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो दैट इज़ वाई आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज़ हैप्पी कि हाँ, कि वर्ल्ड बैंक ने हमें ऑफर किया है कि कि टू स्प्रेड डिजिटाइजेशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट थिंक्स कि हाँ, इंडिया हैज़ achieved a lot in the process of digitization. इसलिए both IMF and the World Bank is praising our country in terms of digitization. Next is BPCL on wait and watch mode for strategic disinvestment. तो हमें इसमें strategic disinvestment मतलब क्या होता है कि strategic मतलब होता है कि जो से गवर्नमेंट का शेयर है उसको 50% से घटा देना है, इसे ही स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो डिसइन्वेस्टमेंट तो जैसे कि अगर हम 75% से 51% कर दे तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ सेल ऑफ शेयर। लेकिन स्ट्रेटेजिक में क्या होता है कि 50% से कम कर दिया जाता है जो स्टेक है गवर्नमेंट का। तो इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर 75 से 51 किए करेंगे तो मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, बस इसका स्टेक घट जाएगा। ठीक है, तो 50% से कम करना मतलब कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा। तो गवर्नमेंट जो है अपना रिड्यूस करना चाहता है स्टेक, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये डिसीज़न जो लिया जा रहा है बेसिकली इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट में कहा था कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है उसमें मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा। मिनिमम गवर्नमेंट का जैसे कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, डिफेंस है, एनर्जी है, ये सब जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, ये हमने एक न्यू दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का पॉलिसीज़ बनाया था जिसमें कि पेट्रोलियम भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आते हैं। और गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसमें जो है प्राइवेटाइज किया जाए, मर्जर हो, सब्सिडराइजेशन हो। तो हाँ, और गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो कम हो, टू ए बेयर मिनिमम हो जाए। हाँ, इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट बेसिकली चाहता है कि हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो और बाद बाकी को वो सेल कर दे ताकि उसे ईजिली मैनेज किया जा सके। तो रिसेंटली हमें पता है कि जो BPCL है उसे सेल करना चाहती थी गवर्नमेंट, बट राइट नाउ जो है वो वेट एंड वॉच लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टीज़ थे BPCL को ख़रीदने के लिए वो अभी कोविड-19 आने के बाद वो नहीं खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जो कंडीशंस है इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का वो थोड़ा ख़राब हो गया है। तो डिसीज़न और हमें पता है रिसेंटली 22,000 करोड़ जो है वो 3 पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है। जैसे उसमें कौन कौन सा है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन था जिसमें एक BPCL भी था और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 22,000 करोड़ रुपीज़ सपोर्ट की तरह ग्रांट दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका कंडीशंस ख़राब है और इसलिए राइट नाउ इनके प्रॉफिट ये लॉस मेकिंग हो गए थे। और राइट नाउ जो है इसलिए क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो है जो ख़रीदने वाले थे वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं BPCL में। हाँ, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट के कारण तो क्या होगा कि गवर्नमेंट का स्टेक्स इस सब में कम हो जाएगा। और हम लोग पता है कि जो हमारा बजटरी टारगेट था वो 65,000 करोड़ रुपीज़ डिसइन्वेस्टमेंट था, एंड जो कि गवर्नमेंट आई थिंक विल बी एबल टू अचीव। पहले BPCL था, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट को डिसइन्वेस्ट करने का बात चल रहा था। लेकिन हाँ, क्योंकि ये लॉस मेकिंग हो गए तो इसके अभी होल्ड पे रखा जा रहा है। पवन हंस जो है उसे भी अब गवर्नमेंट सोच रही है डिसइन्वेस्ट करने का। रिसेंटली IDBI का बात करें तो उसमें 60% स्टेक, 30% गवर्नमेंट और 30% LIC डिसइन्वेस्ट करना चाह रही है। अगर हम ट्रेंड का बात करें तो सिंस 2014 जो है 4 लाख करोड़ रुपीज़ रेज कर लिया गया था डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, और राइट नाउ इस ईयर का था 65,000 करोड़ रुपीज़ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, जो आई थिंक इज़ रियलिस्टिक एंड गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा। पर एक इस चैलेंज बस यही है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने में मतलब 50% से अगर कम करना है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा प्रॉब्लम आता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने में, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। क्योंकि मैनेजमेंट जब कंट्रोल से बाहर चला जाएगा गवर्नमेंट का, तो फिर जो माइनर शेयर होल्डर्स होते हैं उनका ख्याल कौन रखेगा, ये सोचकर गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी मच कॉशियस while undergoing strategic disinvestment। पर सिर्फ अगर अपना स्टेक
कम करना है, जैसे 75 से 51 करना है, तो गवर्नमेंट वुडेंट थिंक मच, क्योंकि कंट्रोल तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर होगा। तो राइट नाउ फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट विल हैव टू थिंक कि कौन सा क्वालिफाइड बायर्स है, किसको बेच सकते हैं, दैट हैज़ टू बी वेरी मच कॉशियसली डिसाइडेड। तो इसलिए राइट नाउ BPCL इज ऑन वेट एंड वॉच लिस्ट। Next is foreign investment in India may reach for $475 billion in next 5 years according to Ernst and Young। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि जो FDI है इंडिया में वो $475 बिलियन रीच हो जाएगा? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो इंडिया का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है अराउंड 6.8%, ऐसे रफ कंडीशन में भी दैट इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। अगर हम बात करें तो लास्ट 5 डिकेड्स में जो है FDI में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। FDI इनफ्लो हुआ था अराउंड $8.48 बिलियन। ठीक है, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में $8.48 बिलियन एज ए FDI आया, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हमारे कंट्री में। और जो हम राइट नाउ 71% ऑफ द MNCs जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो इंडिया को कंसिडर करते हैं कि बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। हाँ, और इंडियन इकोनॉमी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगा इन द कमिंग 3 to 5 ईयर्स। तो ऐसा क्यों इनको लग रहा है कि वी विल बी डूइंग बेटर, वी हैव गॉट द ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ? क्योंकि जो कंटिन्यूड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रहा है हमारे इकोनॉमी में, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारा रैंकिंग अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डिस इन्वेस्टमेंट का भी हम बात कर रहे थे, दैट इज़ अट्रैक्टिंग फॉरेन कंपनीज हियर। फिर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे इम्प्रूव किया जा रहा है, जैसे कि GST रिजीम है उसे लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया टैक्सेशन में, रिबेट मिल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स में। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, जो कंटिन्यूड रिफॉर्म चल रहा है इंडिया में, इस कारण से ऐसा लग रहा है कि इंडिया क्या इज सीन एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। हाँ, और दूसरा ये भी बात है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग मार्केट है। यहाँ पे जो ग्रोथ इन कंजम्पशन का बात करें तो इंडिया में दैट इज़ द 3rd हाईएस्ट कंजम्पशन हैपनिंग आफ्टर US एंड चाइना के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। फिर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया जो है वो डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है धीरे धीरे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजिटाइजेशन बी इट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और पेमेंट, बैंकिंग, सब में डिजिटाइजेशन हो रहा है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया जो है डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगा, हाँ, टू द ट्यून ऑफ $1 ट्रिलियन बाई 2025। फिर इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है गवर्नमेंट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दैट इज़ गोइंग टू बूस्ट द ट्रेड। सो दीज ऑल द फैक्टर्स इज क्रिएटिंग एन ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट। कौन कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, सर्विस सेक्टर बूमिंग हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, कंज्यूमर मार्केट इंडिया बन चुका है, जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट का, GST रिजीम का, ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन का। हाँ, तो इन कारणों से अराउंड 71% MNCs को लगता है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंडिया का ग्रोथ वही बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच जो FDI जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड बाय अर्न्स्ट एंड यंग कि अराउंड $475 बिलियन का आएगा यहाँ पे। तो ओके, ठीक है। FPI राइट ना, क्यों FPI तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, वो कभी आता है कभी विड्रॉ होता है, पर FDI जो है दैट इज़ लॉन्ग टर्म बेसिस पे, एंड FDI इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट आएगा परमानेंट होगा तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। सो इससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा पूरे कंट्री में। सो FDI इज़ इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट शुड कम, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी हैप्पी, खुश करने वाला न्यूज़ है कि हाँ $475 बिलियन इज़ एस्टिमेटेड कि नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ इन्वेस्ट होने वाला है। The last news is regarding the RBI has increased the oversight on धनलक्ष्मी बैंक। तो RBI जो है वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गया है धनलक्ष्मी बैंक को लेकर के, क्योंकि एज पर द बेसल नॉर्म्स जो है हमारा बेसल 3 नॉर्म्स, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने इनिशिएट किया था। तो बेसल 3 नॉर्म बेसिकली बेसल 1 आया था, बेसल 2 है, फिर बेसल 3 इसलिए लाया गया क्योंकि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लगा कि हाँ वी नीड टू बी विजिलेंट। हाँ, तो फिर
तीनों रिस्क जो था उसको इनकॉर्पोरेट किया बेसल 3 नॉर्म में, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को। और ये डिसीजन लिया गया कि अराउंड 9% जो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना होगा। हाँ, 9% इंडिया में है, बाद बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ 8%, बट आरबीआई इज़ मोर कॉशियस, तो इसलिए 9% रखा गया है। तो इन्होंने कहा कि जो 9% जो है कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना है, पर धनलक्ष्मी बैंक का जो है जो टायर 2 कैपिटल है वो डिक्रीज़ होने जा रहा है। हाँ, तो इस कारण से टायर 1 जो कैपिटल होता है टोटल, टायर 1 और प्लस टायर 2 कैपिटल होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है उसका फॉर्मूला है टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइड बाय द रिस्क वेटेड एसेट। तो ये ग्रीन कलर से जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये 9% है। हाँ, तो टायर 1 और टायर 2 कैपिटल दोनों मिला के 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स होना चाहिए। तो टायर 1 कैपिटल जो है अगर हम एक्सप्लेन करें तो टायर 1 कैपिटल बेसिकली कोर कैपिटल होता है, जिसमें कि क्या होता है कॉमन इक्विटी जो रिजर्व कैपिटल होता है, इक्विटी जो होता है, हाँ, वो टायर 1 कैपिटल का कंपोनेंट होता है। डिस्क्लोज रिजर्व्स जो होते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी टायर 1 कैपिटल का होता है। तो इस टायर 1 और टायर 2 कैपिटल जो है एक तरह का सेकेंड लेयर होता है इसी में। टायर 2 कैपिटल में बेसिकली रीवैल्यूएशन रिजर्व्स आता है, किसी रिजर्व्स का अगर वैल्यूएशन चेंज हुआ है तो जो एक्स्ट्रा चेंज होगा वो इंक्लूड किया जाता है। प्रोविजन के लिए प्रोविजनिंग कर रहा है, या फिर जो सबऑर्डिनेट टर्म डेप्थ होता है, सबऑर्डिनेट मतलब कि एक तो होता है कि बॉन्ड इशू किया मान लो, ठीक है, तो फिर अगर बॉन्ड इशू किया गया तो एक फॉर टर्म के लिए मतलब 5 साल के लिए, तो दैट इज़ अ टर्म डेप्थ। अब सबऑर्डिनेट होता है कि इसको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सबऑर्डिनेट का मीनिंग ये होता है कि उससे कम, तो कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है जिस टर्म बॉन्ड को, उसे कहेंगे कि ये सबऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि इसे कम इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर कंपनी लिक्विडेट होता है, अगर डूब जाता है, तो पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जो मेन टर्म डेप्थ है उससे पेमेंट करने का, बाद में सबऑर्डिनेट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स का पेमेंट किया जाता है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो टायर 2 कैपिटल में ये सब आता है। टायर 1 कैपिटल में जो कोर कैपिटल है वो रहता है। तो टायर 1 प्लस टायर 2 जो है वो डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स वो 9% होना चाहिए। रिस्क वेटेड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना भी एक्सपोजर होता है बैंक का, मान लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर में एक्सपोजर है मान 1 लाख करोड़ का, उसी तरह कॉरपोरेट सेक्टर में है कुछ करोड़ का, तो फिर हर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर को ना वेट देता आरबीआई। जैसे अगर सेंट्रल बैंक की मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्टर, जैसे बीपीसीएल है, दैट इज़ ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट राइट नाउ, 51% के अराउंड शेयर है गवर्नमेंट का, तो फिर उसको रिस्क वेट दिया जाता है 0%। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का तो उसका रिस्क वेट होता है 20%, ठीक है। तो 0% ऑफ एक्सपोजर लिया जाएगा बीपीसीएल का, प्लस 20% एक्सपोजर लिया जाएगा किसी स्टेट एंटिटी का है, कोई इस्पात बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड है मान लीजिए, तो फिर 20% उसको वेट दिया जाएगा। कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है जो अनरेटेड है तो उसको 100% रिस्क वेट दिया जाएगा, 100 इंटू जो एक्सपोजर उसमें बैंक ले रहा है। तो इस तरह से जो है जो डिनोमिनेटर रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट किया जाता है। और ऊपर रहता है टायर 1 कैपिटल, जो कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल्स है वो मेंटेन करना, डिस्क्लोज रिजर्व्स है, प्लस टायर 2 कैपिटल जो कि सबऑर्डिनेट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट जिसमें आता है। तो ये जो धनलक्ष्मी बैंक का है, जो टायर 2 कैपिटल है वो रिड्यूस हो रहा है, हाँ, क्योंकि उसे उसे पेमेंट करना है इंस्ट्रूमेंट्स का। तो अगर क्योंकि ये टायर 2 कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा तो फिर जो 9% जो है मेंटेन करना है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये मेंटेन करना, इसके लिए ये बिल्कुल एज पे आ जाएगा, ये मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो और ये बहुत ज़रूरी है, आरबीआई नहीं चाहता है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो स्ट्रेन हो, इसलिए इट इज़ विजिलेंट एंड इट इज़ कांस्टेंट वॉच कर रहा है धनलक्ष्मी बैंक को कि हाउ इट इज़ गोइंग टू मेंटेन द 9% एडिक्वेसी। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बैंक जो है, अगर बैंक रन होता है, लोग अपने पैसे विड्रॉ करना चाहेंगे, तो देयर शुड एग्जिस्ट अ क्वेश्चन कि हाँ कि बैंक जो है बिना लिक्विडिटी क्राइसिस का अपने सारे प्रीपेमेंट कर सके। तो 9% अगर मेंटेन करता है तो कोई मिसमैच नहीं होगा। बैंक्स में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं और बैंक लोन देता है। तो डिपॉजिट मान लीजिए अगर लोन दिया है 5 ईयर्स टर्म के लिए और डिपॉजिट सिर्फ 1 ईयर के लिए हुआ है, और तो अगर सारे पैसे लोन दे दिया 5 ईयर के लिए,
और लोग पैसे अपने विड्रॉ करने आएंगे तो कैसे मिलेगा उनको पैसे, क्योंकि लोन तो 5 ईयर्स के लिए दे दिया गया है और आप तो डिपॉजिट हम लोग किसी भी दिन निकाल सकते हैं। तो इसलिए ताकि बैंक में बैंक रन ना हो, इसलिए 9% कहा जाता है कि बैंक शुड मेंटेन रिजर्व्स इन द फॉर्म 9%, ताकि किसी भी तरह का शॉक आए तो फिर बैंक इजीली उसको सस्टेन कर सके। सो दिस वर ऑल द न्यूज़ फॉर टुडे, दैट इज़ वी रेड अबाउट कि धनलक्ष्मी बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रिजर्व्स है वो ब्रीच हो सकता है, इसलिए आरबीआई कांस्टेंट वॉच पे है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होने वाला है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय $475 बिलियन। उसके बाद हमने बीपीसीएल के बारे में देखा कि इट इज़ ऑन वेट एंड वॉच मोड, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में हो सकता है अभी टाइम लगे। फिर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का डिजिटाइजेशन के बारे में काफ़ी अच्छा प्रेस किया एंड इट वांट्स टू वर्क विद इंडिया इन दिस रिगार्ड। फिर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए भी आरबीआई ने बताया कि किस तरह हमारा एम था 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करने का ऑन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड वी हैव डन इट एंड आरबीआई इज़ वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। फिर गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड करने चाह रहा है 35,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को और सारे सेक्टर्स में। 2 लाख करोड़ ऑलरेडी एम था गवर्नमेंट का, विच इट हैज़ ऑलरेडी डिवॉल्व। एफपीआई विड्रॉ हुआ है, हमने एफपीआई एंड एफडीआई में डिफरेंस भी देखा। 7500 करोड़ रुपीज़ का विड्रॉल हो गया इक्विटी मार्केट्स में, क्योंकि एफपीआई बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ये कभी भी विड्रॉ और इन्वेस्ट होता रहता है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का कहना है कि हाँ, रुपी इज़ नॉट स्लाइडिंग, बेसिकली डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, एंड क्योंकि ये सिर्फ रुपी के साथ नहीं है, और सारे इकोनॉमी में भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का बात करें या यूरो या येन का बात करें, दे आर ऑल्सो डिप्रिशिएटेड। इन्फ्लेशन ट्रेंड कंट्रोल में हो सकता है, जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेसिकली इंपोर्ट ड्रिवन है और जो कि रॉ मटेरियल का इंपोर्ट के लिए किया जा रहा है। तो ऑल दीज फैक्टर्स टेकिंग टू कंसिडरेशन, आवर फाइनेंस मिनिस्टर बिलीव दैट rupee is doing quite well. So that's what all for today. Have a nice day. Thank you. If you liked my channel, please subscribe, and that will encourage me to make more videos and every day, and I'll be working hard, of course, and doing my part so that you be updated with the latest news. Thank you so much.